हेलो सर, 12th फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर एटम्स, और आज हम एटम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछला जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। ठीक है, उसमें शायद 5 वीडियोस हैं, तो वो कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ आ गए अब नए चैप्टर पर, एटम्स। ठीक है, पहले हम इन्हीं चैप्टरों को कंप्लीट करा लेते हैं, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। आफ्टर दैट जो भी चैप्टर्स होंगे उनको हम फिर कंप्लीट कराएंगे और वन शॉर्ट वीडियो में भी उनको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा बस टारगेट यही रहेगा कि हम जितनी भी हो सके हम आपकी हेल्प करते जाएं। तो अब ये चैप्टर है एटम्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। रटना मना है। ठीक है, रट्टाफिकेशन से तो फिजिक्स आती ही नहीं है। कंसेप्ट समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आता है, बस केवल कंसेप्ट को पढ़ना है हमें धीरे धीरे, और वहाँ से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम उसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि चैप्टर है एटम्स, अब एटम के बारे में हम पढ़ेंगे। एटम क्या होता है, किसने बताया पहले एटम के बारे में, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियंस कौन होते हैं। इसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा तो न्यूक्लियंस के बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत जो होती है एक बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट से होती है, जिसका नाम है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड ने एटम के बारे में बताया था। इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा, जे थॉमसन ने बताया था पहले। ठीक है, जे थॉमसन ने बताया था, उससे पहले डाल्टन, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। थॉमसन ने बताया था कि एटम्स कैसा होता है, उसके बाद रदरफोर्ड आए। तो रियलिटी में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, और वहाँ से उन्होंने एटम के बारे में बताया था कि भाई एटम ऐसा होता है, न्यूक्लियस ऐसा होता है, और कुछ थोड़ा साइज़ के बारे में समझ में आया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज़ ऐसा होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या था कि ये जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड ये 1906 के आसपास कर चुके थे, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे। जैसे कभी कभी होता है कि हम कोई लेक्चर बनाएं और हो सकता है कि उससे सेटिस्फाई ना हो, तो फिर हम दोबारा भी बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट चलता रहता है हमेशा, ये तो पक्का है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हमने बना दी वो फिक्स हो गई, वो फिक्स नहीं है। और इम्प्रूव जब भी जैसे ही लगेगा इम्प्रूव हो सकता है तो हम उसको और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमेशा काम होता है सीखना। ठीक है, तो हम सीखते रहते हैं हमेशा। तो ऐसे रदरफोर्ड का काम था, रदरफोर्ड ने भी सीखा। तो उन्होंने पहले ये एक्सपेरिमेंट कर चुके थे 1906 में करीब, लेकिन वो उन्हें जो रिजल्ट मिले उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने 2 स्टूडेंट्सों को, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने के लिए बोला, और फिर उनसे बोला कि इसके रिजल्ट आप बताएं। तो उनके जो स्टूडेंट थे, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेरिमेंट फिर दोबारा किया 1911 में जाकर, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, 1911 में उनके स्टूडेंट्स थे, उन्हीं की लैब में किया। असिस्टेंट मान लीजिए, चाहे उनके स्टूडेंट्स ही थे, असिस्टेंट भी नहीं थे वो, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर रिजल्ट निकाला। उसके बाद कंक्लूजन होकर उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, जो रदरफोर्ड्स के नाम से है। ठीक है, उन्होंने पहले किया था, बाद में इनके स्टूडेंट्सों ने किया, और तब जाकर कहीं इसके रिजल्ट के बारे में हमें बताया। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग। तो जैसे मैंने पहले बताया कि रदरफोर्ड पहले कर चुके थे, लेकिन 1911, ठीक है, थोड़ी सी हमें इसकी बेसिक नॉलेज फाइंड कर लेते हैं कि 1911 में उनके जो स्टूडेंट थे एस जीजर एंड मार्सडन, ठीक है, ये 2 इनके स्टूडेंट्स थे। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अगेन किया, अगेन एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, और रिजल्ट इससे कंक्लूजन निकाले। उसके बाद इन लोगों ने फिर इसको डिस्कस किया। ठीक है, तो एजीजर और मार्शल अगेन, ठीक है, तो हम उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं इसको। तो ये एक्सपेरिमेंट था क्या, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो बहुत सिंपल से समझ में आ रहा है कि मैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो इसका पहले तो हम डायग्राम समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसमें देखेंगे कि उन्होंने रिजल्ट क्या देखा, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या किया, और उसका फिर रिजल्ट उन्होंने एक्सप्लेन कैसे करा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये, तो पढ़ते हैं इसे। तो एक्सपेरिमेंटली सेटअप बनाते हैं हम। एक्सपेरिमेंटली सेटअप क्या था, देखिए, यहां पर रखा अल्फा पार्टिकल का सोर्स, अल्फा पार्टिकल का सोर्स, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल्स
एमिट करता हो, ऐसा हमें पार्टिकल्स रखना, ऐसा हमें रखना था जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता हो। तो बिस्मथ वगैरह हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अल्फा पार्टिकल्स को इजेक्ट करते हैं अपने पास से, ठीक है, रिलीज करते रहते हैं। तो यहाँ पर रखा हमने कैविटी के अंदर सोर्स, ठीक है, एक मटेरियल जिसमें से निकलते थे अल्फा पार्टिकल्स। तो रियलिटी में हम इसे क्या बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। और अगर हम इनके एनर्जी की बात करें तो इनकी जो एनर्जी होती थी वो करीब एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितनी एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मैक्सिमम वो मान लेते थे कि 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और मिनिमम मानते थे 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझते आप 10⁶, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल रहे हैं, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल्स ऐसे निकलेंगे तो यहाँ जाकर फैल जाएंगे भाई, ऐसी जैसे इस कैविटी से बाहर जाएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब इसका फैलने इसका फिर हमें क्या काम होगा, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो हमें इन्हें एक बीम के रूप में कन्वर्ट करना था भाई, बीम के रूप में जाएं ताकि ये आगे कहीं जाएं तो वहाँ से हमें कुछ पता लगे। तो उसके लिए हम क्या लगाते थे, हमने लगाई थी यहाँ कॉलीमेटर या कॉलीमेटर जैसे हम बोलते हैं, सिंपल लेड ब्रिक्स। लेड ब्रिक्स का क्या काम होता है कि वो ऐसे गैप बनाकर लगा दी, लेड ब्रिक्स। लेड ब्रिक्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ जो जाएंगे उनका एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो बचेंगे वो बीम के रूप में आगे पहुँच जाएंगे। यानी यहाँ से हमें सिंपल सा काम था, अल्फा पार्टिकल की बीम बनानी थी। तो बीम बनाने के लिए हमने ऐसे लेड ब्रिक्स लगा दी और इनका काम था कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बीम के रूप में आगे, यहाँ से आगे ऐसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल्स बीम के रूप में चल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। कोलीमेटर, ठीक है, कोलीमेटर या कैलूमेट का काम करते थे। अब क्या करना था हमें, यहाँ पर हमने लगाई एक फॉइल, जो की थी गोल्ड फॉइल, क्योंकि ये गोल्ड फॉइल, अब रियलिटी में तो ये नंबर ऑफ फॉइल पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है। गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल और भी अलग अलग मटेरियल की फॉइल यूज़ करी गई थी, लेकिन गोल्ड पर उन्हें जो रिजल्ट था वो थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट आया। तो गोल्ड फॉइल लगाई थी और ये गोल्ड फॉइल थी, ये इतनी थिन थी, करीब माना 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻7 मीटर। यानी आप समझ सकते हो कि ये जो फॉइल थी वो बहुत ही थिन थी। अब गोल्ड के पास ऐसी, आपको पता है कि गोल्ड के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबल होता है। इसकी हम पतली से पतली पीट कर चादर बना सकते हैं, ठीक है, इसकी चादर सबसे पतली बन सकती है। तो इसीलिए हमने गोल्ड यूज़ किया। बाकी सिल्वर वगैरह और पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने और डिफ्लेक्शन को देखा था अलग अलग, लेकिन गोल्ड फॉइल पर थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट मिला उन्हें, क्योंकि इसकी खासियत आपको समझा रहा है कि मेलेबल होती है, बहुत पतली थिन शीट बना सकते हैं। इतनी पतली थिन शीट बना सकते हैं कि सपोज करो बस एक ही लेयर हो, ठीक है, ये जो थी एक ही लेयर का मतलब है कि बस एक ही लेयर ऑफ एटम है, इसके बाद यानी दूसरा कोई एटम नहीं है, यानी केवल एक ही लेयर में एटम है, बाकी इसके बाद कुछ भी नहीं है। अदरवाइज होता तो एटम और फिर एटम होते, तो हमें पता चला कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आता। बस केवल अल्फा पार्टिकल्स को केवल एक ही एटम को क्रॉस करना था गोल्ड फॉइल के। क्लियर हुआ, सिंगल लेयर, इसको हम बोल देते हैं सिंगल लेयर ऑफ एटम्स। सिंगल लेयर्स ऑफ एटम। चलिए अब क्या हुआ यहाँ से, अब यहाँ से उन्होंने देखा कि आगे एक उन्होंने यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी जो थी जिंक सल्फाइड ZnS, ठीक है, इसकी एक स्क्रीन लगा दी। अब यहाँ पर इसके पीछे उन्होंने एक डिटेक्टर लगाया, डिटेक्टर था मूवेबल का मतलब ये ऐसे ऐसे घूम सकता है। और डिटेक्टर क्या था, ये नथिंग, एक माइक्रोस्कोप था रियलिटी में। इसका काम क्या था होता कि भाई जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते, जैसे ही इस जिंक
जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराते हैं तो वहाँ पर फ्लैश बना देते हैं, ग्लो करते थे, ठीक है। अब वो ग्लो इतना तो था नहीं कि हम अपनी ऐसी आंखों से देख लें, बहुत कम ग्लो होता था। और उसको कौन कैच कर सकता था, उनको माइक्रोस्कोप कैच कर सकती थी। तो एक मूवेबल डिटेक्टर पर माइक्रोस्कोप लगाकर वो ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती थी, और इसका काम था कि मतलब जो स्क्रीन है हमारी, इस पर कहाँ कहाँ ये फ्लैश चमक रहे हैं। तो फ्लैश जैसे ही चमकते थे वो ऐसे ही ऐसे घूम घूम कर इसको देखता रहता था और एंगल कैलकुलेट कर लेता था, ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये आया गोल्ड फॉइल से टकरा कर कोई फ्लैश इधर पहुंच गई, ठीक है, तो ये घूमकर इसको देखता था, फटाफट इससे कैच कर लेता था और ये एंगल फाइंड कर लेता था कि ये एंगल कितने एंगल पर जो है ग्लो हुआ है, ठीक है। ये काम था इसका, ऐसे करके। और ये भी पूरे में ऐसे घूमी हुई थी, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ऐसे लगा रखी हो ये पूरे में, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स आप देखोगे अल्फा पार्टिकल्स कुछ वापस भी आए थे, ठीक है, मोर देन 90, बाय सपोज करो ये 90 है, तो इसके बाद कुछ पार्टिकल्स इधर भी आए थे, तो ये स्क्रीन भी, ठीक है, करीब ऐसी थी, ऐसे करके तो ग्लो देख रही थी, तो सर्कुलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटअप था हमारा, इसको एक बार हम फिर रिमाइंड कर लेते हैं। सेटअप में क्या क्या था, सोर्स थी जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी थी, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को हमें बीम के रूप में लेकर जाना था, तो हमने लेड ब्रिक्स लगा रखी थी जिन्हें कैलीमेटर, ठीक है। उनका काम क्या था, उनका काम था कि अल्फा पार्टिकल्स को फैलने ना दें और उनको बीम के रूप में आगे चला दें। आगे जाकर हमने गोल्ड की फॉइल लगाई, गोल्ड की फॉइल का मतलब तो आप समझ रहे हो, वेरी थिन, इतनी थिन कि 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर, यानी केवल सिंगल लेयर ऑफ एटम्स। और आफ्टर दैट हमने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, और उसके बाद उसमें था एक माइक्रोस्कोप डिटेक्टर मूवेबल था, जो फ्लैश, मतलब जो भी फ्लैश इस पर नज़र आती थी उनको वो देखता था कितने कितने एंगल पर फ्लैश आ रही है, ठीक है। ये था हमारा सेटअप, आप समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके रिजल्ट कि इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया और फिर क्या उससे बताया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, चलो इस साइड को हम रफ कर लेते हैं ताकि यहाँ हम ठीक है, ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिला उन्हें, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मिला कि ऑलमोस्ट 99.86% अल्फा पार्टिकल क्रॉस फॉइल अनडेविएट। इसका मतलब था कि लगभग 99.86% अल्फा पार्टिकल्स थे, उन पर कोई डेविएट नहीं हुए, वो सीधे एंगल से निकल गए विदाउट डेविएशन, ठीक है। मतलब वो कहीं भी डेविएट नहीं हुए, अल्फा पार्टिकल सीधे आए, गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके पार निकल गए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, ऑलमोस्ट 99.86% अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस फॉइल अनडेविएटेड। अब यही चीज़ ऐसी थी कि जो रदरफोर्ड ने पहले किया था, तो उनको भी लगा कि यार नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल गए ऐसे ही, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, बहुत खाली स्थान है, तो वो कुछ इससे रिजल्ट नहीं निकाल पाए थे, इसीलिए वो उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला कि हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट में उनसे कमी हो गई हो, ठीक है। तो इससे उनको लगा कि भाई हो सकता है कि भाई 99% समझ लो कि 99% अल्फा पार्टिकल को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। सेकेंड, ओनली 0.14%, भाई ये तो निकल गए थे इतने, तो ओनली 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 1 डिग्री एंगल, थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी केवल 14%, 0.14% ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो 1 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री से डेविएट हुए, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, 1 आउट ऑफ 8000, यानी 8000 में एक ऐसा था, 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल
डेविएट बाय मोर देन 90 डिग्री, यानी 8000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हो गया, 90 डिग्री यानी इधर आ गया ऐसे करके, आगे सुनिए भाई, 90 डिग्री से ज़्यादा इधर डेविएट होकर आ गया। और एक और कंक्लूजन निकाला कि 1 आउट ऑफ 10 टू द पावर 6 यानी 1 मिलियंस, 10 टू द पावर 6 का होता है 1 मिलियंस, यानी 1 मिलियंस में से एक, 1 आउट ऑफ 10 टू द पावर 6 अल्फा पार्टिकल डेविएट एट एंगल 180, ठीक है। यानी 1 मिलियंस में एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा भी होता था कि जो बिल्कुल वापस आता था, यानी जैसे गया और ऐसे ही वापस आ गया, यानी 180 डिग्री आगे समझो, 180 का एंगल पर वापस आया। तो ये कुछ कंक्लूजन निकाले उन्होंने इस बार कि देखा 99%, मोर देन 99% अल्फा पार्टिकल्स थे जिन पर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, अनडेविएट ऐसे ही निकल गए, पता ही नहीं चला। केवल ओनली 0.14% ऐसे थे जो कहीं डेविएट हुए। अब 0.14% में से ही डेविएट हुए थे, ठीक है। और 1 आउट ऑफ 8000 यानी 8000 में केवल एक ऐसा होता था कि जो मोर देन 90 से जाता था, और 1 मिलियंस में एक ऐसा होता था कि जो उसी जाता था वापस आता था, ठीक है, 180। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन किए, इन ऑब्जर्वेशन को फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या हो सकता है। अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई जब 99%, मोर देन 99% अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएट होकर निकल गए, इसका मतलब है कि एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है, कुछ भी नहीं है, वहाँ एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, उस पर सीधे निकल गए, ठीक है, क्लियर है। अगर इतने डेविएट भी हुए हैं इसका मतलब कुछ तो है उसमें, ऐसा नहीं बिल्कुल खाली है, एम्प्टी नहीं बोल सकते। एम्प्टी तो है, मोस्टली पार्ट एम्प्टी है, पूरा पार्ट एम्प्टी नहीं है, एटम पूरा एम्प्टी नहीं है, ये तो क्लियर है। पूरा एम्प्टी होता तो 100% निकल जाते, ये नहीं होता। इसका मतलब कुछ निकले हैं, इसका मतलब कुछ है, मोस्टली पार्ट एम्प्टी है लेकिन कुछ पार्ट है, और कुछ पार्ट में मतलब कुछ है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है, ठीक है। और पॉजिटिव ही यहाँ मिलेगा जब ये डेविएट होगा। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। भाई अल्फा पार्टिकल्स है क्या रियलिटी में, हीलियम पार्टिकल्स होता है। तो अगर इसमें से ऐसे करके, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स, तो इसमें क्या है कि 2 अल्फा पर कितना होता है चार्ज, 2 ही, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है और रिपल्सन कर रहा है, तो उसका मतलब न्यूक्लियस में भी कुछ चार्ज तो है और वो पॉजिटिव है, ये भी पक्का है। लेकिन है बहुत वो छोटे बीच में, है वो बहुत स्मॉल बीच में, क्योंकि 99% पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, केवल ओनली 0.14% पे पड़ा है। इसका मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल स्पेस पर है। और इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि इसमें पता चला कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत डेंस भी है, पॉजिटिव चार्ज बहुत डेंस है, क्योंकि ये पार्टिकल्स देखिए टकरा कर वापस आया है, यानी वहाँ तक गया, आ गया है, यानी इसको क्रॉस ही नहीं कर पाया। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो डेंस भी है, लेकिन है स्मॉल स्पेस पर, लेकिन मोस्टली पार्ट एम्प्टी है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसको हम अभी लिख लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट। और इससे इन्होंने एक ग्राफ शो किया था, हम उस ग्राफ को भी शो कर लेते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब उन्होंने कैसे देखा, देखिए आपने एनसीईआरटी में भी इस ग्राफ को ऐसे देखे हुए, ये हो गया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया हमारा डेविएशन थीटा, यहाँ मान लीजिए 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 4, 10, ये 0, 10, 20, 30, सो ऑन दैट 180, ठीक है। ये ग्राफ अब बुक में वहाँ पर उन्होंने वो पॉइंट करके शो किया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, लेकिन हम अल्फा पार्टिकल्स गए हैं, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं कि वो कह रहा है कि मिलियंस में से 1, यानी एक मिलियंस में 1 एक ऐसा होता था बिल्कुल पास वाला, जो बिल्कुल जीरो एंगल, मतलब बस इतने से निकलता होगा पक्का, जीरो से। उसके बाद ये जो ग्राफ था कुछ ऐसे शो करता था,
ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ आया था। यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सॉरी अल्फा पार्टिकल्स को निकालते थे कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने एंगल से डेविएट हो रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, n इजिकल टू के जेड स्क्वायर बाय साइन 4 थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है केवल। इस तरह से वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फाइंड कर लेते थे। के है यहाँ पर कांस्टेंट, याद रखें, के इज कांस्टेंट, जेड है एटॉमिक नंबर, और ये है आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये थे इसके, तो इस तरह से निकाल लेते थे। अब हमें समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, हमेशा फॉइल पर, एटॉमिक नंबर पर। यानी अगर गोल्ड लगाएंगे तो गोल्ड की फॉइल में हो सकता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादा हो, सिल्वर लगाएंगे तो कुछ अलग होंगे, तो ठीक है, तो डिफ्लेक्शन भी अलग अलग हुआ होगा। तो ये चीज़ उन्होंने इसीलिए बोला था कि मैं अलग अलग फॉइल पर करके देखे थे कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल निकला था, तो ये फॉर्मूला था हमारा। चलिए अब इसको हम रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट आप कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट लिखना है, हमें समझ तो रहे हैं। अभी आपने ऑब्जर्वेशन दिखा, अब आपको रिजल्ट लिखना है, ये सेटअप बनाना है। अगर आता है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग क्या है, तो आपको ये सेटअप बनाना है। अभी जो ऑब्जर्वेशन किए थे वो, इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रिजल्ट को लिख लेते हैं। देखिए रिजल्ट में कैसे लिखना है हमें, तो पहला उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, उन्होंने कहा था कि 99.86% अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेड थे। तो इससे क्या प्रूव हुआ, तो वो बताएंगे कि इफ 99.86% अल्फा पार्टिकल क्रॉस अनडेविएट, so atom has empty space, ठीक है, और ये लार्ज है, यानी एटम के पास लार्ज एम्प्टी स्पेस है। आगे सुन में, इट हैज़ ए लार्ज एम्प्टी स्पेस। फर्स्ट का हो गया रिजल्ट। सेकंड का देखते हैं। सेकंड बोला था उन्होंने 0.14%, ठीक है, अल्फा पार्टिकल डेविएट भी हुए हैं। तो इसका मतलब है if 0.14% alpha particles deviate with some angle, so in atom there is positive charge, but it is in a very small place, ठीक है भाई। 0.14% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डेविएट तो हुए किसी एंगल से। इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ तो है, लेकिन वो पॉजिटिव चीज़ बहुत ही स्मॉल स्पेस पर है। ज़्यादातर तो सीधे निकले, लेकिन कुछ डेविएट हुए। इसका मतलब है वो है तो सही पॉजिटिव इसके अंदर, लेकिन वो कहाँ है, वो बहुत ही स्मॉल स्पेस पर है। तो क्लियर हुआ, ये सेकंड का हो गया ऑब्जर्वेशन। चलिए थर्ड का पढ़ते हैं। अब उन्होंने देखा था कि भाई मिलियंस में एक ऐसा भी होता था जो बैक आता था। तो उसके लिए बताया उन्होंने कि इन एटम पॉजिटिव चार्ज इन ए वेरी स्मॉल प्लेस बट इट इज वेरी डेंस, ठीक है, यानी इतना डेंस है कि उससे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अगर कोई सीधा उसके रास्ते में आएगा तो वो उसे वापस आएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपल करेगा, सिंपल सा मतलब है। पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत ही स्मॉल स्पेस था। तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया हुआ साइज़ का, यहाँ से उन्हें थोड़ा समझ में आया कि भाई साइज़
तो उन्होंने बोला कि जो एटम का साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अभी हम इसे पढ़ेंगे भी आगे प्रूवली। और न्यूक्लियस, उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी न्यूक्लियस क्या है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है। तो देखिए एटम से कितने टाइम छोटा है, मिलियंस, 1 मिलियंस टाइम छोटा है, यानी न्यूक्लियस एटम से 1 मिलियंस टाइम छोटा। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि एक रूम हो और उसमें एक निडल की निडल लगा दें, निडल की बिल्कुल एक टिप बोल दें, तो इतना छोटा है, बट मिलियंस टाइम छोटा हो गया न्यूक्लियस। तो इसका मतलब चार्ज तो है लेकिन वो बहुत ही स्मॉल स्पेस पर है, ठीक है, लेकिन डेंस भी है। ऐसा नहीं कोई क्रॉस कर दे उसे, अगर सीधा कोई अल्फा पार्टिकल्स उसके रास्ते पर आ गया तो उसे वापस लौटना पड़ा। क्लियर है। तो ये थर्ड था हमारा। फोर्थ, नंबर ऑफ स्कैटरिंग of alpha particle depend nature of foil, ठीक है। फॉइल्स की नेचर यानी अलग अलग फॉइल्स को यूज करेंगे तो एन भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये भी पक्का है वहां से, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है एन इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन पावर 4 θ/2। इसका मतलब है जेड एन पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस फॉइल की, गोल्ड फॉइल की जगह पर सिल्वर फॉइल रख लें या कोई अलग फॉइल रखें, तो एन जो होंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग है, वो भी चेंज होगी। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, ये भी हमारा कंसेप्ट था सीमिंग। और इसका जो लास्ट रिजल्ट लिखा उन्होंने लिखा, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्व कर रहे होंगे एटम के। तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस बट दे आर नॉट कमिंग टुवार्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है भाई। वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन वो फिर भी न्यूक्लियस की तरफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो अपने एक पाथ में घूम रहे हैं। जैसे अब आपने देखा कि भैया न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस पर हमें पता है, आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके बीच में फोर्स लगी होगी, पक्का भाई फोर्स लगी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन फिर भी इसके पास नहीं आ रहा। तो वो कैसे बता रहे थे कि भाई इसके पास नहीं आ रहा, वो कह रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इनके बीच में एक फोर्स लगी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो इलेक्ट्रॉन इस फोर्स का कर क्या रहा है, यानी उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर रहा है, यानी वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। इसके हेल्प से वो क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर पा रहा है। तो ये थोड़ा उन्होंने कंसेप्ट बताया इसका इलेक्ट्रॉन के बारे में। बाद में अभी ये थोड़ा सा आएगा कि ड्रॉबैक आएगा, क्योंकि जब पूछा तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई घूमेगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन, ठीक है। ये तो बहुत कंसेप्ट पुराना कंसेप्ट था कि एमिट चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो वो रेडिएशन क्रिएट करेगा, रेडिएशन क्रिएट करेगा तो हमें समझ में आ रहा है कि वो एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करता हुआ न्यूक्लियस फाड़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता। उन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बताया कि जैसे सन और प्लानेट अर्थ ये रोटेट कर रहे हैं, ये आपस में पास नहीं आ रहे, तो कुछ इसी तरह का मोशन था, ठीक है। तो ये थी कुछ कंसेप्ट हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रदरफोर्ड का, तो जो हमने क्लियर किया। तो आपको बस इसमें क्या करना है, आपको एक तो इसका सेटअप याद रखना है, सेटअप के बाद इसके रिजल्ट याद रखने हैं, क्या क्या रिजल्ट आए थे हमारे ऑब्जर्वेशन, और उसको फिर उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कंसेप्ट हमारा रदरफोर्ड का। तो इसके बाद मिलेंगे हम इसमें न्यूक्लियस के साइज कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियस का साइज के बारे में बताया था, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है,
स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या है, तो ये सब चीज़ कंसेप्ट आते रहेंगे डिटेल से धीरे धीरे, ठीक है। तो बस आपको ये है कि कुछ भी रटना नहीं है, धीरे पढ़ना है, आपको सेटअप बनाना है, एग्ज़ाम में लिख कर आना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बस हमारी यही है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।